वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम के लिए हम लोग टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ सॉल्व कर रहे थे और ये सीरीज़ आर के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। डेली क्लास ये रात को 9 बजे आती है और इसके साथ साथ आप देखेंगे दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास आती है। दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आसानी से विजिट करेंगे, आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैं पहले ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था इस क्वेश्चन के बारे में, उसे डाउट है तो मैंने बोला था मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये 24th क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए और इस पर पूछा गया कौन सा आंसर आपको रॉन्ग या कौन सा स्टेटमेंट गलत दिया गया है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है पौधे ऑक्सीजन का सेवन करते हैं, अर्थात प्लांट्स कंज्यूम ऑक्सीजन। सेकंड स्टेटमेंट है पौधे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, अर्थात प्लांट्स प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन। दोनों ही स्टेटमेंट गलत नहीं दिए गए हैं, दोनों ही सही हैं और ये कैसे सही हैं ये समझाना है। तो देखिए, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो पौधे क्या करते हैं, सनलाइट पड़ती है इन पे और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तब क्या होंगे, तब ये ऑक्सीजन का उत्पादन करेंगे। तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। लेकिन नाइट टाइम में क्या करते हैं, रेस्पिरेशन लेते हैं। जैसे हम लोग सांस लेते हैं ऐसे इनमें भी यही प्रक्रिया होती है। तो इसके दौरान क्या होगा, ये ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। रात में बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। राइट आंसर ये पहला वाला भी आपका स्टेटमेंट सही हो गया है ना। तो इसीलिए ऑप्शन डी मैंने सही बताया था। अगर अब भी कन्फ्यूज़न है तो आप बताइएगा, मैं ये वाला जो चैप्टर जब पढ़ाऊँगी तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी सारी रिएक्शंस के साथ। चलिए आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन है। 65 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। साइंस के क्वेश्चंस कर रहे थे, ज्योग्राफी के ऑलरेडी मैंने सॉल्व कराए हुए हैं, उन्हें भी ज़रूर देखिए। जो भी बच्चे रिव्यू ऑफिसर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे भी मैंने कराया हुआ है, वो सीरीज़ भी फॉलो कर लीजिए। 1500 क्वेश्चन मैंने आर के कराए हैं, उससे पहले उसके प्रीवियस क्वेश्चन भी कराए हैं। सारी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें मिलान करने को है। जानवरों के अंग दिए गए हैं और उनमें वे ऑफ ब्रीदिंग क्या है, श्वसन की प्रणाली क्या है, ये पूछी गई है। तो जानवरों के अंग में जैसे कि कॉकरोच, केचुआ और मछली में दिया गया है कौन सी श्वसन प्रणाली है, कौन सा वे ऑफ ब्रीदिंग है, जैसे कि त्वचा, ट्रैकिया या फिर गलफड़े या इनको गिल्स बोलते हैं। इनको मैच करना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला है कॉकरोच। कॉकरोच ट्रैकिया से सांस लेता है। केचुआ अपनी स्किन से सांस लेता है और मछली गिल से या फिर गलफड़ों से सांस लेती है। ऑप्शन बी राइट होगा। 67 क्वेश्चन है, गलत जोड़ी की खोज करनी है, इनकरेक्ट पेयर ढूंढने हैं। पहला पेयर देखिए, लाल रक्त कोशिकाएं, इनमें हीमोग्लोबिन होता है। WBCs अर्थात श्वेत रक्त कणिकाओं में कीटाणुओं के खिलाफ लड़ाई की क्षमता होती है। थर्ड है प्लेटलेट्स, इनके द्वारा रक्त का थक्का बनता है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट गलत दिया गया है। तीनों ही स्टेटमेंट राइट है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। लाल रक्त कणिकाएं ये लाल क्यों दिखती हैं, क्योंकि इसमें होता है हीमोग्लोबिन। हीम का मतलब होता है आयरन, आयरन मतलब लोहा, तो लौह तत्व होने की वजह से ये लाल रंग का होता है। तो लाल रक्त कोशिकाएं लाल रंग की होती हैं और हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है और पूरे बॉडी में ले जाता है। फिर श्वेत रक्त कोशिकाएं ये WBCs या वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये कीटाणुओं के खिलाफ लड़ती हैं। हमारी बॉडी में जो सेना है जो लड़ने का कार्य करती हैं वो कौन सी हैं, वो डिफेंस लाइन WBCs प्रोवाइड करती हैं। प्लेटलेट्स के द्वारा ही रक्त का थक्का बनता है। तो आपके ये जो सारे ऑप्शन हैं गलत नहीं दिए गए हैं, तीनों स्टेटमेंट सही हैं और इन्हें याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, एक सामान्य व्यक्ति की स्पंदन दर आमतौर पर 72 और 80 बीट्स प्रति मिनट के बीच होती है। सेकंड स्टेटमेंट है, औसतन एक वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 18 बार श्वसन करता है। बताइए इनमें से कौन से स्टेटमेंट आपको सही दिए गए हैं। देखिए, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। एक सामान्य व्यक्ति की जो स्पंदन दर है
अर्थात जो पल्स रेट है वो होती है आमतौर पर 72 से 80 बीट्स पर मिनट, ठीक है। और एक औसतन व्यक्ति का जो वयस्क मनुष्य है वो 1 मिनट में 15 से 18 बार रेस्पिरेशन करता है, श्वसन करता है। कितनी बार? 15 से 18 बार। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सिराओं और धमनियों के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करता है? अर्थात वेन्स और आर्टरीज में डिफरेंस पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट है, धमनियाँ ऑक्सीकृत रक्त हृदय से शरीर के सभी अंगों में ले जाती हैं, जबकि सिराएं वे वाहिकाएं होती हैं जो शरीर के सभी भागों में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय तक ले जाती हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है, नसों की भित्तियाँ पतली होती हैं, जबकि धमनियों में मोटी और लोचदार भित्तियाँ होती हैं। एक एक स्टेटमेंट समझिए। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है। तो हमारे शरीर में जो रक्त वाहिकाएँ हैं, पहले तो एक धमनियाँ समझिए, दूसरी शिराएँ होती हैं। तो धमनियाँ क्या करती हैं? ये क्या करती हैं, जो ऑक्सीजन रिच अर्थात इनमें शुद्ध रक्त बहता है जो कि हृदय से शरीर में लेके जाती हैं, और सारे शरीर में शुद्ध रक्त की वाहिकाएँ होती हैं और इनको बोलते हैं, आप देखेंगे, आर्टरीज। सिराएं अर्थात वेन्स क्या होती हैं? ये होती हैं अशुद्ध ब्लड को लेकर के चलती है। अशुद्ध का मतलब गंदा या बुरा नहीं है, अशुद्ध का मतलब जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर इसमें होगा तो ये रक्त कहाँ पर लेकर के जाएंगी? हृदय में। तो ये हृदय की तरफ लेकर के जाती हैं, शरीर से हृदय की तरफ ले जाने वाला कार्य कौन करती हैं? ये वेन्स करती हैं। आर्टरीज क्या करती हैं? शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीकृत ब्लड लेंगी तो ऑक्सीकृत ब्लड है, जो रक्त है, वो पूरे शरीर को आवश्यकता है, और जब वो लौट के आएगा तो कैसा हो जाएगा? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो वो सिराएं लेकर के आएंगी। इतना डिफरेंस समझ में आया? पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। फिर आप देखेंगे, नसों की भित्तियाँ पतली होती हैं, जबकि धमनियाँ, नसों में मतलब वेन्स जो होती हैं वो पतली होती हैं। जो आर्टरीज होती हैं वो मोटी होती हैं, इलास्टिक, इसमें इलास्टिसिटी होती है और इलास्टिक वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन सी राइट है। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बनाए गए हैं जिनके ज़रिए से आप कुछ चीज़ें याद कर सकें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें, तो ऐसे इन्हें याद भी करते चलिए साथ में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही दिए गए हैं? तो पहला स्टेटमेंट देखिए, ईच हार्ट बीट जनरेट्स 1 पल्स इन द आर्टरीज एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट्स रेट ऑफ हार्ट बीट। तो मैंने इसमें इंग्लिश में इसलिए पढ़ा है क्योंकि हिंदी में बहुत कम ही लोगों को क्लियर हो पाएगा स्टेटमेंट, कि दिल की प्रत्येक धड़कन धमनियों में अर्थात आर्टरीज में 1 पल्स जनरेट करती है, और प्रति मिनट जो स्पंदन दर है अर्थात जो पल्स रेट है वो किसको इंडिकेट करेगी? हार्ट बीट को। पहला स्टेटमेंट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट है, दिल के विभिन्न चैम्बर्स की लयबद्ध धड़कन शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त के संचलन और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। मीन्स द रिदमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर्स ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। थर्ड स्टेटमेंट है, सभी जानवरों में एक ही प्रकार की संचार प्रणाली होती है। ऑल एनिमल्स हैव द सेम सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए सभी जानवरों में सेम सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, एक ही तरह से संचार प्रणाली नहीं होती, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट मैं बता चुकी हूँ, ये सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट के अनुसार जो दिल की धड़कन होती है अर्थात ये जो लयबद्ध धड़कन चलती है, हार्ट बीट चलती है, इसका मतलब ये होता है कि पूरी बॉडी में सर्कुलेशन को मेंटेन करना। क्यों? क्योंकि देखिए हार्ट जो है पंप करता है ब्लड को पूरी बॉडी में, इसीलिए इसका जो धड़कन है या धड़कन वही है जो पंपिंग रेट है उसका, जो हार्ट पंप करता है ब्लड को पूरी बॉडी में। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट दिया गया है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए राइट होगा, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट गलत है, बाकी फर्स्ट और सेकेंड राइट है। 71 क्वेश्चन है, उत्सर्जन प्रणाली के निम्नलिखित भागों को शुरू से अंत तक व्यवस्थित करें क्योंकि वे मानव शरीर से अपशिष्ट के उत्सर्जन में भाग लेते हैं। इसमें यूरेथ्रा अर्थात मूत्र मार्ग दिया गया है, मूत्राशय अर्थात यूरिनरी ब्लैडर दिया गया है, थर्ड है किडनी जिसको गुर्दा भी बोलते हैं, और फोर्थ है यूरेटर या फिर मूत्र वाहिनी। इसका व्यवस्थित क्रम हो जाएगा, सबसे पहले किडनी, किडनी से जुड़ा रहता है यूरेटर, और यूरेटर से जुड़ेगा मूत्राशय अर्थात यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यूरेथ्रा। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, सभी जीवों को उत्सर्जन तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, और सेकंड स्टेटमेंट है, मनुष्यों में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद यूरिया है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। क्यों? क्योंकि मनुष्यों में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिया होता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया।
पहले स्टेटमेंट में दिया गया सभी जीवों को उत्सर्जन तंत्र की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है जब रक्त गुर्दे तक पहुंचता है तो उसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों पदार्थ होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है जो आर्टिफिशियल किडनी के माध्यम से रक्त को समय समय पर बताया जा रहा है फिल्टर किया जा सकता है। बताइए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। याद ये रखना है इन स्टेटमेंट के जरिए से कि किडनी फिल्ट्रेशन के लिए अर्थात रक्त के शुद्धिकरण के लिए किडनी की आवश्यकता होती है, और किडनी में जो रक्त केशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, इसमें फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। चाय को देखते हैं आप छन्नी से छानते हुए, अपशिष्ट पदार्थ अलग रह जाते हैं और चाय आप छान के अलग करते हैं। कुछ ऐसा ही प्रोसेस है किडनी का। यहाँ पर हानिकारक और लाभदायक दोनों प्रकार के पदार्थ घुले रहते हैं, इन्हीं का फिल्ट्रेशन करती है किडनी। ठीक है, ये समझ में आया, पहला स्टेटमेंट सही है। आर्टिफिशियल किडनी क्या है, आपने डायलिसिस के बारे में सुना होगा। तो जो फिल्टर करने की प्रक्रिया है वो किडनी जिनका इन्फेक्शन हो जाता है, जिनकी किडनी वर्क नहीं कर रही होती है, तो आर्टिफिशियली एक मशीन तैयार की गई है जो ब्लड को प्यूरिफिकेशन करने के लिए बनाई गई है, जिससे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है या डायलिसिस वाला प्रोसेस बोलते हैं वो होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट दिया गया है कि कृत्रिम किडनी के माध्यम से भी रक्त को समय समय पर फिल्टर किया जा सकता है। 74वां क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है पौधे जड़ों द्वारा पानी और खनिजों को अवशोषित करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है जड़ के बाल पानी के अवशोषण और पानी में घुलने वाले खनिज पोषक तत्वों के लिए जड़ के सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं कि पौधे के जो जड़ होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल से मिनरल और वाटर का अब्जॉर्प्शन करते हैं। जब ये मिनरल और वाटर पेड़ के जड़ों से होते हुए पहुंचता है तो पत्तियों से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, सनलाइट पड़ती है, तो ये मिनरल और ये वाटर यूज़ किए जाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। फिर इनका भोजन बनता है कार्बोहाइड्रेट अर्थात स्टार्च के फॉर्म में, और ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका सही हो गया। सेकंड स्टेटमेंट बोला है जड़ के बाल, मतलब जड़ में आप देखते हैं ना, कभी भी जड़ देखी होगी छोटे छोटे रेशे निकले होते हैं, ये क्या कार्य करते हैं, अवशोषण का कार्य करते हैं अर्थात एब्जॉर्प्शन का कार्य करते हैं, और सरफेस एरिया को बढ़ाने का कार्य करते हैं। जो भी वाटर में मिनरल डिजॉल्व होते हैं जिससे वो आसानी से उन्हें सक कर सकें या अवशोषण कर सकें। तो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट दिया गया है, ऑप्शन सी राइट होगा। 75वां क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है ऊतक कोशिकाओं का एक समूह है जो एक जीव में विशेष कार्य करता है। सेकेंड स्टेटमेंट है पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को फ्लोएम कहा जाता है। थर्ड है संश्लेषित भोजन पौधे के सभी भागों में संवहनी ऊतक द्वारा ले जाया जाता है जिसे जाइलम कहा जाता है। चलिए अब इसको समझिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। कैसे, देखिए टिश्यूज़ क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाती हैं, और ऊतक का कार्य विशेष तरह का कार्य होता है, हर ऊतक का अपना कार्य है। तो पहला तो करेक्ट हो गया स्टेटमेंट। अब दूसरा और तीसरा समझिए, जाइलम और फ्लोएम दो तरह से आपको ये समझना है। जाइलम क्या करता है और फ्लोएम क्या करता है, ये वैस्कुलर टिश्यू है अर्थात संवहनी तंत्र हैं। तो संवहनी तंत्र में आपको देखना एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, इतना समझे, दोनों नाम याद कर लीजिए पहले। तो जाइलम क्या करता है, ये जल का अवशोषण करता है, जल को जड़ों से लेकर के पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है, तो जा से जाइलम और जा से जल। और फ्लोएम भी ट्रांसपोर्टेशन का ही कार्य करता है, लेकिन ये भोजन का करता है। तो भोजन का कैसे करेगा, पूरे पौधे तक भोजन को पहुंचाने का कार्य कौन करता है, फ्लोएम। अब ये जो जाइलम है ये जल को लेकर के जाता है, तो ये जड़ों से लेकर के ऊपर तक पहुंचाता है, तो ये एक दिशा में प्रवाहित होता है। लेकिन जो फ्लोएम है ये भोजन का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, तो भोजन पूरे शरीर में जब पहुंचाना है तो ये क्या होगा, वो नीचे से ऊपर की ओर भी जाएगा और ऊपर से नीचे की ओर भी, तो दोनों दिशाओं में ये चलता है, फ्लोएम में फ्लो होता है। तो यहाँ पर आपको यही याद रखना है, जा से जाइलम जा से जल, तो जल का जो ट्रांसपोर्टेशन है कौन करेगा, जाइलम। तो अपने आप ही आप भोजन समझेंगे, भोजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, फ्लोएम के द्वारा होगा। 76वां क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और ये दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है वाष्पोत्सर्जन के दौरान वाष्प के रूप में पौधों से बहुत सारा पानी नष्ट हो जाता है।
सेकेंड स्टेटमेंट है वाष्पोत्सर्जन एक चूसण बल उत्पन्न करता है जो तने और पत्तियों तक पहुंचने के लिए मिट्टी से जड़ों द्वारा अवशोषित पानी को खींचता है। बताना है कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। एक बार इंग्लिश में भी देखिए। अ लॉट ऑफ वाटर इज लॉस्ट बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू स्टोमेटा ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। अब पूरी प्रोसेस ढंग से समझिए। क्या होता है, पेड़ पौधों में होता है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया अर्थात ट्रांसपिरेशन, क्योंकि पत्तियों में प्रेजेंट होता है ये स्टोमेटा कि इसके खुलने और बंद होने से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। तो ट्रांसपिरेशन के जरिए से क्या होता है, पौधों से पानी नष्ट हो जाता है। पहला तो स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। और आप देखते हैं जहाँ पे मरुस्थल है, डिजर्ट वाले एरिया में ये पत्तियाँ कांटों के रूप में बन जाती हैं। क्यों बन जाती? क्योंकि यही ट्रांसपिरेशन ना हो, ज़्यादा पानी खत्म ना होने पाए, क्योंकि वैसे भी वहाँ पानी की कमी है। तो ऐसे पौधों में आप देखेंगे कांटे होते हैं। क्यों? क्योंकि पत्तियों में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा और वो ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। आप सुबह के समय घास पर चलते हैं, देखा होगा ओस दिखती है, ये स्टोमेटा के कारण है, इसके खुलने और बंद होने के कारण होती है। और ये प्रक्रिया दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसे पौधों में पानी का कह सकते हैं कमी हो जाती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही दिया गया कि वाष्पोत्सर्जन के दौरान वाष्प के रूप में पौधों से बहुत सारा पानी नष्ट हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है ट्रांसपिरेशन जनरेट्स अ सक्शन फोर्स विच पुल्स अप वाटर अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल टू रीच द स्टेम एंड लीव्स। अभी मैंने आपको जाइलम पढ़ाया था ना, जाइलम क्या करते हैं, ये अवशोषित करते हैं, जो जल अवशोषित किया जाता है पूरे पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यही ट्रांसपिरेशन क्या करता है, एक सक्शन फोर्स पुल करता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी का खिंचाव होता है और वो वाष्प बन के उड़ता जाता है। तो पौधों में ये प्रक्रिया अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए आपको कोई भी कथन गलत नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में वानस्पतिक प्रसार के बारे में सही कथन चुनें। पहला है यह एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेकंड है नए पौधे जड़ों, तनों, पत्तियों और कलियों से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताने हैं कौन से ऑप्शंस आपको करेक्ट दिए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा सी, दोनों ही सही हैं। देखिए, जो पौधों का वानस्पतिक प्रसार अर्थात वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, इसके बारे में बताया गया है। तो ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए का मतलब केवल एक ही होगा, मतलब इसमें बाइसेक्सुअल नहीं होता कि पेरेंट सेल दो हों, बस एक ही सेल होगी और एक ही कोशिका से बनेगा। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है पहली चीज़। तो अलैंगिक प्रजनन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और आपने देखा है कमल में आप लोगों ने ये सब बहुत किया होगा कि काटते हैं आप तने को और दूसरी एक और लगाते हैं तो नया पेड़ बन जाता है। तो ये किस वजह से होता है, नए प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन में रूट के जरिए से, जड़ों से, तनों से, कलियों से ही नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। एलोवेरा का भी आपने एग्जाम्पल देखा होगा, आप एक पौधा लगाते हो उसकी जड़ से बहुत सारे और भी पौधे हो जाते हैं। कमल का मैंने एग्जाम्पल दिया, क्या करते हो आप, उसकी कलम काट करके लगाते हो तो नए निकल आते। क्यों निकल आते? ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का उदाहरण है, अर्थात वानस्पतिक प्रसार का उदाहरण है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन से कथन सही दिए गए हैं। पहला देखिए, प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक मोर टाइम टू ग्रो एंड बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। सेकेंड स्टेटमेंट है द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट एज दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। बताना है कौन सा आंसर आपको करेक्ट दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है कि जो नए पौधे बनते हैं ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, ये सेम होते हैं जैसे इनके माता पिता होते हैं जिनसे ये उत्पन्न होते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। पहला क्यों गलत है वो समझिए। यहाँ पर बताया जा रहा है वानस्पतिक प्रसार अर्थात वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा जो पौधे उत्पादित किए जाते हैं, इनको बढ़ने और फूल और फल देने में बीज से उत्पन्न पौधों की तुलना में अधिक समय लगता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, सेम ही प्रोसेस होता है। चाहे आप बीज से उगाते हो, चाहे आप इनको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कट करके लगाइए, तब भी सेम ही प्रोसेस रहेगा, कोई चेंज नहीं आता। तो पहला स्टेटमेंट इसीलिए गलत हो गया। 79वां क्वेश्चन है इनमें से कौन से अलैंगिक प्रजनन के तरीके हैं, अर्थात एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पूछा जा रहा है। इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, स्पोर्स फॉर्मेशन होता है, बडिंग होती है, पॉलिनेशन होता है। अर्थात वानस्पतिक प्रसार, विखंडन, बीजाणु गठन, मुकुलन और परागण दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4। ये सारे प्रोसेस हैं अलैंगिक प्रजनन के, अर्थात इसमें केवल एक ही पेरेंट सेल होती है। तो इसमें समझना है वेजिटेटिव प्रोपगेशन अभी हम लोगों ने, मैंने बताया ना कि जड़ों से, पेड़ पौधों के तने से या इन सबको कलियों से काट करके नए पौधे बन जाते हैं। फ्रेगमेंटेशन का अर्थ है
कि बीच में जैसे ये है, इसमें बीच में फ्रेगमेंटेशन हो जाए और इनसे नए पौधे बन जाए। फिर बीजाणु गठन अर्थात स्पोर का फॉर्मेशन होता है, अंदर ही बहुत सारे स्पोर बन जाते हैं और बाद में क्या होता है, इनकी ये ओपनिंग हो जाती है और ये सारे सेम ऐसे ही बाहर निकल जाते हैं और एक नई प्रजाति बना लेते हैं। मुकुलन स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, आपने हाइड्रा में भी देखा होगा, ऐसा होता है कि उसमें क्या होता है कि सेम मुकुल निकल आता है, जैसा कि हाइड्रा होता है उसी की तरह का, बाद में अलग होकर के नया हाइड्रा बना लेता है। तो ये तो सारे हो गए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, मतलब एक ही पेरेंट लाइन होती है, इसी में फ्रेगमेंट होंगे, इसी में टुकड़े होंगे और इन्हीं से नया बन जाएगा या फिर स्पोर बनेंगे। लेकिन जो परागण होता है, पॉलिनेशन होता है, इसमें क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है, ये लैंगिक प्रजनन होता है, ना कि एसेक्सुअल होता है। तो इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मानते हैं। क्यों? पॉलन जो होता है, पराग होता है, वो क्या करता है, वो आता है जो ओवरी होती है, ओवरी में आकर के प्लांट की जो ओवरी है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यहाँ पर आकर के उनसे फर्टिलाइज करता है। तो एक आप फल देखते हैं बनता है, बीज बनता है। तो ये सब किस प्रक्रिया के थ्रू बनता है? तो मतलब जो पॉलन है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और जो वहाँ पर आकर के फर्टिलाइज कर रहा है ओवरी में, वो क्या होता है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जब ये आपस में मिलते हैं तो नया प्लांट तैयार होगा, कैसे, बीज बनेगा। ठीक है, तो वो उनका प्रोडक्ट है। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जैसे हम लोग ह्यूमंस में पढ़ते हैं, सेम ही प्रोसेस है, कुछ चेंज नहीं है, बस पॉलन है। वहाँ पर आपने प्लांट्स में देखे होंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होते हैं। जब इस चैप्टर को पढ़ाऊंगी तो अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, ये एनसीईआरटीज़ के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है और अक्सर करके पूछे जाते हैं। 6, 7, 8 से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हो यही सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ पौधे दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसके तरीके या भाग दिए गए हैं जिनसे वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अर्थात प्रजनन कर सकते हैं। सबसे पहले समझिए प्रजनन क्या है, रिप्रोड्यूस क्या है। री का मतलब दोबारा, प्रोड्यूस का मतलब उत्पन्न करना, तो अपने ही जैसे नई प्रजाति उत्पन्न करना, वो क्या है, रिप्रोडक्शन है। ब्रायोफाइलम दिया गया है, ये अंकुरित पत्ती का पौधा होता है। शकरकंद है, खमीर है और शैवाल और कवक दिया गया है। इनमें किस तरीके से हो सकता है रिप्रोडक्शन? जड़ों से, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु और पत्तियों से। बताना है कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे, आप मैच करिए, मैं आंसर बता दूँ। ब्रायोफाइलम पत्तियों द्वारा नया पौधा बना लेते हैं, इनके प्रजनन का तरीका है पत्तियों से भी होता है। फिर शकरकंद की बात करते हैं। शकरकंद जड़ें होती हैं, जड़ों से नई जड़ें बन जाती हैं। ठीक है, शकरकंद का पौधा बन जाता है। खमीर अर्थात ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में होता है बीजाणु अर्थात स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो एल्गी में क्या होता है, अब एल्गी में देख लीजिए, होगा ऑप्शन बी विखंडन अर्थात फ्रेगमेंटेशन होता है। कवक में क्या होगा, मुकुलन अर्थात बडिंग हो रही। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। 81st क्वेश्चन है, इनमें से कौन से परागण के एजेंट हो सकते हैं? वायु, कीट, पक्षी और चमगादड़। इसका राइट आंसर बताना है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सारे के सारे। देखिए, जो पॉलन का फॉर्मेशन होता है, परागण का जो पॉलिनेटिंग प्रोसेस है, तो इसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचता है। इसके कई माध्यम होते हैं, कैसे कैसे, जल के द्वारा हो सकता है, कीटों के द्वारा हो सकता है, और एक ही प्लांट में अगर प्रेजेंट हो दोनों ऑर्गन तो भी हो जाता है। तो इसमें देखिए, जो वायु है, हवा चलने से भी पॉलिनेशन होता है। कीटों द्वारा भी, कीट आते हैं, किसी पौधे पे बैठे, किसी के फल पे बैठे, किसी फूल पे बैठते हैं, तो उनसे चिपक जाते हैं परागण और दूसरे पौधे तक पहुंच जाते हैं। यही कार्य पक्षी और चमगादड़ का भी है। तो ये सारे माध्यम, इसके साथ साथ पानी भी एक माध्यम है पॉलिनेशन का। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन चक्र में घटित घटना के अनुसार इन प्रक्रियाओं और पौधों के कुछ हिस्सों को व्यवस्थित करना है। जैसे निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन, परागण अर्थात पॉलिनेशन, थर्ड है युग्मनज अर्थात जाइगोट और फोर्थ है भ्रूण अर्थात एम्ब्रियो। तो कौन कौन सी प्रक्रिया कैसे होगा, तो ये पूछा गया और इसको अरेंज करना है, ऑर्डर में लगाना है। चलिए, इसका राइट आंसर देखिए। सबसे पहले पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन प्रोसेस क्या है, परागण है क्या, पराग कण स्त्री के जननांग के पास पहुंचेंगे जो पौधे में होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। ये मान लो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये पॉलन है, तो ये पॉलन कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर आएगा, फिर अंदर आकर के फर्टिलाइज करेगा। ये जो यहाँ तक पहुँचने की प्रोसेस है परागण की, पौधे के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुँचने की प्रोसेस है, वो परागण है। ठीक है, अब परागण हुआ, परागण के बाद क्या होगा, निषेचन होगा अर्थात फर्टिलाइजेशन होगा ओवरी अर्थात एग में, एग से पॉलन का जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा युग्मनज अर्थात जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो ऑप्शन बी राइट होगा। सबसे पहले परागण, फिर निषेचन, फिर युग्मनज और फिर
भ्रूण बनता है। 83rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है, एक दोलन पूरा करने के लिए पेंडुलम द्वारा लिया गया समय इसकी समयावधि कहलाता है। और सेकंड स्टेटमेंट है, समान लंबाई के पेंडुलम की समयावधि समान होती है। बताइए कौन से ऑप्शन आपको करेक्ट दिए गए हैं। इसका राइट आंसर है कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं दिया गया। 83rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन इनकरेक्ट अर्थात गलत दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, एक दोलन पूरा करने के लिए पेंडुलम द्वारा लिया गया जो समय है वो इसकी समयावधि कहलाती है, ठीक है। और समान लंबाई के पेंडुलम की समयावधि समान होती है। कौन सा ऑप्शन आपको गलत दिया गया है। दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा। कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं दिया गया है। 84th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है, वस्तुओं की गति को उनकी दूरी समय के रेखांकन द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। सेकंड स्टेटमेंट है, स्थिर गति के साथ गति करने वाली वस्तु की गति के लिए दूरी समय का ग्राफ एक सीधी रेखा होती है। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। जिनको भी हिंदी में नहीं समझ में आ रहा वो इंग्लिश वाला पढ़ेंगे, तो इंग्लिश में साइंस के क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं, तो दोनों ही पढ़िए। आप हिंदी मीडियम से तो भी साइंस को एक बार इंग्लिश में ज़रूर रीड करिए, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किन कारणों की वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। पहला स्टेटमेंट है, तारों के इंसुलेशन को हटाने से। सेकंड स्टेटमेंट है, एक सर्किट में कई उपकरणों का कनेक्शन करने से। ऑप्शन थर्ड दिया गया है, विद्युत अधिभार से। कौन सा ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों की वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तारों के इंसुलेशन से हटाने से, तारों का इंसुलेशन आप कवरिंग हटाओगे तो भी तो हो सकता है ना शॉर्ट सर्किट। फिर आपने देखा होगा एक सॉकेट में कई उपकरण लगा दिए, कनेक्ट कर दिए तो भी, या फिर करंट ओवरलोड हो गई तो भी। तो तीनों ही रीज़न है जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। तो आज साइंस के क्वेश्चन कुछ और हमने देखे। थोड़ा लंबा वक्त लगता है क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन सोचती हूँ आपको समझा दूँ, क्योंकि आप में से ज़्यादा बच्चे साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं और मैं कॉमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ कि हर बच्चे को समझ में आ जाए। साइंस के टिपिकल वर्ड्स अगर यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसका रीज़न यही है क्योंकि आपको समझ में आए। इंग्लिश इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि साइंस इंग्लिश में ज़्यादा क्लियर होती है। इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं, हिंदी में भी है, दोनों चीज़ मैं बता रही हूँ, समझा रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। स्टेटमेंट वाइज ही अब क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, लेटेस्ट ट्रेंड यही है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करते रहिए और लोगों को। और ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको लाइक करना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लोगों को शेयर करना है, और इसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए जिससे आसानी से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।